हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स लैर। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स लैर द लर्नर डेस्टिनी। ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से अपना फर्स्ट यूनिट शुरू है क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1 का, जिसका आज न्यू लेक्चर है प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले और एक बार कि आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, मतलब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे सारे वीडियोस की। और साथ ही अनअकैडमी की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मतलब उसके भी जो वीडियोस है वो भी आपके चुके नहीं। ओके, अब ये सारी बात हो गई इसकी। अब अपन देखने वाले हैं प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। लेकिन उससे पहले अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स का जो अपना फर्स्ट यूनिट शुरू है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसकी जो लिंक है कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पर जाकर आप पूरे की पूरा यूनिट देख सकते हो। उसके साथ ही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट हो चुका है, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पर जाकर आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी पढ़ सकते हो। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है, सेकंड यूनिट शुरू है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन जो आपको काम आएगी। ओके, तब प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस शुरू करना है। आपको मैंने हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में बताया था, जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन आया तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आए थे। ओके, वेन्स आया था, उसके बाद में रेलेज और जीन्स आए थे, तो उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा समझाने के लिए कोशिश की थी, बट वो फेल हो गए थे। ये जो सारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा जो भी है वो समझाने के लिए जब मैक्स प्लैंक सामने आया, तो मैक्स प्लैंक ने सारा के सारा एक्सप्लेनेशन सामने खोल दिया। उन्होंने उनका पूरा ज्ञान का पिटारा खोल दिया और उनके पिटारे में से निकला प्लांक्स हाइपोथेसिस। और प्लांक्स हाइपोथेसिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर आप बोल सकते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स की जो होगी शुरुआत है वही हुई मैक्स प्लैंक के इस हाइपोथेसिस से। पिछले वीडियो में अपन ने प्लांक्स एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखा था, जो कि ब्लैक बॉडी कर्व को समझाता है, और अब अपन देखेंगे प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि इसकी शुरुआत हो गई थी। किसकी शुरुआत हो गई थी? क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हो गई थी, और जिसने पूरा के पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, जिसको एक्सप्लेन करने में रेलेज और जीन्स और वेन्स भी फेल हो चुके थे। अब अपने को देखना है कि व्हाट इज द प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। प्लांक्स ने क्वांटम की हाइपोथेसिस क्या रखी थी, प्लांक्स ने क्या बताया, क्या मुद्दे रखे थे, ये अपन देखेंगे पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा है वो कुड नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी। आपको पता है कि वेन्स ने क्या किया था, ट्राई किया था, क्वांटम वेन्स ने ट्राई किया था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जो है वो क्लासिकल थ्योरी के आधार पर रखे। वेन्स को एक्सप्लेन नहीं करते आया कि फॉर अ शॉर्टर वेवलेंथ, वेन्स को एक्सप्लेनेशन नहीं करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। तो फर्स्टली मैक्स प्लैंक ने ये बोल दिया कि क्लासिकल मैकेनिक्स के या क्लासिकल थ्योरी के आधार पर आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट मैक्स प्लैंक ने बोला कि टू एक्सप्लेन अ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा, 1901 में प्रोफेसर प्लैंक ने आए सामने और उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी थ्योरी को सामने रखा। रिवॉल्यूशनरी थ्योरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से ही रिवॉल्यूशन हो गया, पूरे के पूरा जो फिजिक्स का चेहरा ही चेंज हो गया, और क्वांटम नाम का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बट बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट सामने आ गया। और उस सब्जेक्ट को समझाने के लिए उसने उसके हाइपोथेसिस को, उसने सोच को जो नाम दे दिया वो था प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। अब प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस मींस व्हाट की एक थ्योरी है जो प्लांक्स ने दी फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो उस थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्या बोला उन्होंने कि a black body radiation chamber is filled up not only with a radiation but also with a simple harmonic oscillator of a molecular dimensions known as Planck's oscillator which can be vibrate with all the possible frequencies। अब क्या था कि
अभी तक आपको पता था कि जो कुछ भी लाइट है वो ट्रेवल करता है वेव के फॉर्म में, ओके। लेकिन जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है वो समझाने के लिए क्या बोला था कि डिस्क्रीट मैनर में जा रही है एनर्जी एच म्यू की, ओके। ये अपन ने पढ़ा पिछले इसमें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए एक ब्लैक बॉडी चाहिए। तो अब ये जो ब्लैक बॉडी है उसका जो रेडिएशन चैम्बर है वो सिर्फ रेडिएशन से ही भरा हुआ नहीं है, उसमें ओनली रेडिएशन नहीं है, उसके साथ साथ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के भी मॉलिक्यूल्स है। उसके साथ साथ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जैसे बिहेव करते हैं, मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में मोशन करते हैं, ऐसे भी मॉलिक्यूल्स उसमें हैं, ओनली रेडिएशन ही नहीं है। तो उसने उस जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉलिक्यूल है उसको अपन बोलते हैं प्लांक्स ऑसिलेटर, जो कि वाइब्रेट करते हैं ऑल द पॉसिबल फ्रीक्वेंसी से, मतलब उनको जितने भी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सके उतने फ्रीक्वेंसी से वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो दिस इज द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। उसने क्या बोला कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो चैम्बर है उसमें ओनली वाइब्रेशन नहीं है, उसमें ओनली वेवलेंथ रेडिएशन नहीं है, उसके साथ साथ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब ऑसिलेशन करने वाले भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ओके। उसके साथ ही उसने बोला ही ऑल्सो अज्यूम दैट कि ऑसिलेटर कैन नॉट हैव एनी एनर्जीज बट इज लिमिटेड टू द डिस्क्रीट एनर्जी गिवन बाय E इक्वल्स टू NH म्यू। वो जो ऑसिलेटर्स है उसको कोई भी डिफरेंट एनर्जीज नहीं है, बट वो जो एनर्जीज उसमें प्रेजेंट है वो लिमिटेड है, जो कि डिस्क्रीट मैनर में है E इक्वल्स टू NH म्यू की, जहाँ पर N जो है वो इंटीजर है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये है इंटीजर, और H म्यू के डिस्क्रीट मैनर में जो अभी एनर्जी है वो मिल रही है, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन एंड H इज द प्लांक्स कांस्टेंट। मतलब क्या उसने बोल दिया कि एनर्जी इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑसिलेशन। अब इंटीजर मतलब इंटीजर मल्टीपल में मतलब क्या कि जो ऑसिलेटर है उसकी जो क्वांटाइज एनर्जी है उसकी वैल्यूज कैसी हो सकती है, 0, H म्यू, 2H म्यू, 3H म्यू एंड सो ऑन अप टू NH म्यू। मतलब क्या कि आपको एक पूरी की पूरी वैल्यू मिलेगी, आपको हाफ में मतलब हाफ H म्यू, 3/2 H म्यू ऐसी वैल्यू नहीं मिलेंगे। मतलब क्या कि एक डिस्क्रीट अमाउंट में, एक क्वांटाइज अमाउंट में आपको एनर्जी मिल रही है। इन अदर वर्ड्स मतलब क्या, अगर इसी को एक्सप्लेन करना है अदर वर्ड्स में तो आप ये बोल सकते हो कि प्लांक्स थ्योरी स्टेट दैट कि जो भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होंगी ब्लैक बॉडी में से उसके सराउंडिंग में, मतलब ब्लैक बॉडी में से जो भी एनर्जी उसके सराउंड में रेडिएट हो रही है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होगी। मतलब एक ऐसा कंटिन्यूअस मैनर आपको नहीं मिलेगा, एक कंटिन्यूअस पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको ऐसे डिस्क्रीट अमाउंट में, मतलब एक डिस्क्रीट अमाउंट में मिलेगा। और वो जो डिस्क्रीट अमाउंट है उसको उसने नाम दिया क्वांटा। उसने क्या बोल दिया कि वो जो डिस्क्रीट अमाउंट है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होगा, तो जो भी 0, H म्यू, 2H म्यू ये जो इंटीग्रल्स है, ये जो डिस्क्रीट सेट है उसको उसने नाम दे दिया क्वांटा। मतलब क्या कि एनर्जी इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। समझा व्हाट इज क्वांटा? एनर्जी इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, जिसकी वैल्यू क्या होंगी, H म्यू के मल्टीपल्स में होंगी, मतलब 0, H म्यू, 2H म्यू, 3H म्यू, 4H म्यू सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ओके। NH म्यू तक। अब क्या बोला उसने कि फोटॉन्स जो है वो पोजेस करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को। फोटॉन्स अगर ये प्रॉपर्टीज को पोजेस करते हैं, ये उसने उसके थ्योरी में से रखा कि फोटॉन्स जो है वो प्रोटॉन नहीं, यहाँ पर फोटॉन है। मैंने आपको जब हिस्ट्री पढ़ाई थी तब एक बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन के जैसा एक पार्टिकल्स, आप फर्स्ट वीडियो देखिए हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन के ही जैसा एक पार्टिकल इन्वेंट किया था जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है इलेक्ट्रॉन के जैसे। तो उसने जो इंट्रोडक्शन किया फोटॉन्स का कि फोटॉन बोल के भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसने उसके हाइपोथेसिस में रखी कि उसने ऐसा बोला कि ड्यूरिंग इट्स इंटरेक्शन विथ मैटर, अगर फोटॉन्स का इंटरेक्शन मैटर भी के साथ हो रहा है तो रेडिएशन बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स। तो जो भी रेडिएशन बाहर निकलेगी
वो एक पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलेंगे जिसको आप बोलोगे फोटॉन्स। ओके, अब अगर कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है मैटर के साथ तो एक रेडिएशन बाहर निकल रही है, वो जो रेडिएशन है वो एक बिहेव करेंगे, पार्टिकल लाइक बिहेवियर करेंगे, उस पार्टिकल लाइक बिहेवियर को बोलेंगे फोटॉन्स। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। जो रेस्ट मास है, मतलब जो रेस्ट मास में एट रेस्ट वो जो मास है वो हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि जब इंटरेक्शन होगा तभी रेडिएशन इमिट होंगी, और रेडिएशन इमिट कैसे हो रही है? पार्टिकल के फॉर्म में। तो पार्टिकल के फॉर्म, जब तक वो पार्टिकल फॉर्म हो ही नहीं रहा है तो वो उसी पार्टिकल को आपने क्या बोला? फोटोन बोला। तो बिना इंटरेक्शन के फोटोन फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो उसका कोई भी मास होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए द रेस्ट मास ऑफ दैट फोटोन इज 0। ओके, जो फोटोन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पे कोई भी चार्ज नहीं है। देयरफॉर दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके वजह से उसके पास ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई निगेटिव चार्ज है, इस वजह से वो डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने के बाद। फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन की जो ट्रेवलिंग की स्पीड है वो इक्वल्स टू रहेगी स्पीड ऑफ लाइट c, जो कि आपने बताया ना 3.14 इंटू 10⁻⁴ वो वाले स्पीड से ही फोटोन ट्रेवल करेगा। ऑल द फोटोन ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का अगर आपने फोटोन लिया तो उसकी जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी बताएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। कितनी भी उसकी इंटेंसिटी रही तो भी उसकी जो एनर्जी है वो रहेंगे E इक्वल्स टू hν के ही इसमें। ओके, कोई भी पर्टिकुलर आपने फोटोन ले लिया तो उसके जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पोजेस करेगा एनर्जी, कितना भी उसकी इंटेंसिटी कम रहो ज़्यादा रहो, उसकी जो एनर्जी रहेगी वो मल्टीपल में रहेंगी E इक्वल्स टू hν के ही, कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अब बताया कि उसके बाद में उसने बोला कि फोटोन डज नॉट आयोनाइज। जो फोटॉन्स है वो आयोनाइज नहीं हो सकते। इट इज एन इंडिविजुअल एंटिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ फोटोन इज सेम एज द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कैसे बोला था आपको कि फोटोन जो है वो जैसा अपना एग्जिस्टेंस करता है, इलेक्ट्रॉन का जैसा एग्जिस्टेंस है वैसे ही फोटोन का भी एग्जिस्टेंस है। फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। ओके, मास एंड एनर्जी ऑफ फोटोन आर इक्विवेलेंट एंड आर रिलेटेड बाय द रिलेशन E इक्वल्स टू mc²। अब एनर्जी और मास जो है वो इस रिलेशन से आप डिनोट कर सकते हो E इक्वल्स टू mc², जो कि दिया वाला है आइंस्टाइन ने। तो फोटोन जैसे इलेक्ट्रॉन का जो मास और एनर्जी का रिलेशन बताया वाला है E इक्वल्स टू mc² से, वैसे ही फोटोन के लिए भी उसका जो मास एंड एनर्जी का रिलेशन है वो होगा E इक्वल्स टू mc²। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैंने बोल दिया था वो पहले ही थोड़ी देर पहले कि फोटोन जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने के बाद वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल्स टू क्या होता है? mc²। अभी मैंने बताया कि आइंस्टाइन मास एनर्जी जो रिलेशन है आपको तो पता है, आइंस्टाइन का फेमस ये है ये इक्वेशन E इक्वल्स टू mc²। अब अपन लेंगे फोटोन ऑफ मोमेंटम। फोटोन का मोमेंटम निकालना है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम था वैसे अपन निकालेंगे फोटोन का मोमेंटम। तो मोमेंटम अपन डिनोट करते हैं P से, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा mc इक्वल्स टू E/c। अब mc इक्वल्स टू E/c कहाँ से आया है ना? m मास इंटू c। अब क्या कर दिया यहाँ पर अपन ने, क्या कर दिया? c से मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड कर दिया। अब p इक्वल्स टू mc था, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? mc²/c। तो mc²/c, तो mc² क्या होता है? E एनर्जी, E इक्वल्स टू mc², तो ये हो गया E/c। ये कहाँ से आया समझा? अब E की वैल्यू क्या थी? hν, अभी तो अपन ने निकाली, तो E की वैल्यू रख दी अपन ने hν, मतलब मिला क्या? P क्या मिला? hν/c। अब μ/c की वैल्यू क्या होती है? 1/,
लैम्बडा, मतलब लैम्बडा की वैल्यू होती है ना सी बाय म्यू, तो फिर म्यू बाय सी की क्या होगी 1 बाय लैम्बडा, दैट इज वेवलेंथ। तो पी की जो वैल्यू है वो मिली आपको h बाय लैम्बडा। पी की वैल्यू क्या मिल गई आपको h बाय लैम्बडा। तो मोमेंटम ऑफ दैट फोटोन इक्वल्स टू p इक्वल्स टू h बाय लैम्बडा। और मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन भी क्या होगा, मास इक्वल्स टू e बाय सी स्क्वायर, मतलब अपन बोलते हैं ना E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो फिर ये क्या हो गया, मास निकला रहा तो क्या हो गया E बाय सी स्क्वायर। लेकिन E क्या है, एनर्जी, जिसकी वैल्यू क्या है h म्यू। तो मास क्या हो गया, मास ऑफ दैट फोटोन इक्वल्स टू h म्यू बाय सी स्क्वायर। तो प्लांक्स ने, मैक्स प्लांक्स ने क्या किया कि उसकी एक हाइपोथेसिस को रखा जिसको नाम दिया प्लांक्स हाइपोथेसिस। और उस हाइपोथेसिस के हिसाब से प्लांक्स ने बोला कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो भी चैम्बर है उसमें ओनली रेडिएशन नहीं है, रेडिएशन के साथ साथ उसमें एक ऑसिलेशन भी होते हैं, ऑसिलेटर्स भी होते हैं जो करते हैं ऑसिलेशंस, जो कि होते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, और वो जो ऑसिलेशन होते हैं उसकी जो एनर्जीज होती है वो होती है एन एच म्यू के फॉर्म में। जो भी एनर्जी होती है वो होती है एन एच म्यू के फॉर्म में, जो कि डिस्क्रीट पैटर्न में होती है, कंटिन्यूअस पैटर्न में नहीं होती, डिस्क्रीट पैटर्न में होती है। ओके, तो ये जो फोटोन है वो ये जो सारी प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताई कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, प्रॉपर्टीज उसकी जो कुछ भी एग्जिस्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन के जैसा होगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। उसके साथ ही अपन ने बोला कि फोटोन आयोनाइज नहीं हो सकता, फोटॉन्स जो है वो ट्रैवल करेगा स्पीड ऑफ लाइट से, फोटॉन्स का मोमेंटम क्या हो गया, फोटोन का मास क्या हो गया, ये सारी चीजें अपन ने फाइंड आउट कर ली। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांक्स हाइपोथेसिस, Planck's quantum hypothesis. So thank you very much for watching this video. Stay tuned for the next video.